दौरे पर दिल्ली पहुंचे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से करेंगे मुलाकात। मुश्किल में फंसे मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा एंटीलिया केस में एनआईए ने किया गिरफ्तार, आवास पर भी की छापेमारी। हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक का आज आखिरी दिन। पार्टी ने उपचुनाव और विधानसभा चुनाव के लिए बनाई रणनीति। उपचुनाव के लिए कमेटियां की गई गठित। और गाजियाबाद में बुजुर्ग की पिटाई के मामले में सपा नेता के खिलाफ एफआईआर। फर्जी कहानीगर पीड़ित बुजुर्ग संघ किया था फेसबुक लाइव। मामले में अब तक 5 लोग गिरफ्तार। नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में बनाए गए पीएम स्वनिधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और 20 कूड़ा गाड़ियों को रवाना कर हाल ही में बने निगम भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल भी साथ में मौजूद थी। उससे पहले सुबह गोरखनाथ मंदिर में लगे जनता दरबार में काफी लोग उमड़े। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याएं सुनने के साथ ही प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश भी दिया। और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं राजधानी दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, 26 जनवरी को लाल किले पर हिंसा का यह मामला है। 30 हजारी कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट जो है वो दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस ने यह सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल किया है। 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस ने 30 हजारी कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट को दाखिल कर दिया है। दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कई और आरोपियों के नाम शामिल किए गए हैं। 30 हजारी कोर्ट इस मामले पर 19 जून को 2 बजे चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। क्राइम ब्रांच के अगर सूत्रों की माने तो कोर्ट में दायर आरोप पत्र में तफ्तीश के दौरान बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये मिली कि किसान आंदोलन की आड़ में कुछ उग्र किसान नेताओं द्वारा लाल किले को कब्जे में लेकर वहां सिंघू बॉर्डर, टेकरी बॉर्डर जैसे प्रदर्शन स्थल बनाने की साजिश जो है वो रची गई थी। और इस मामले में कई दर्जन आरोपियों की गिरफ्तारी और उसके दर्ज बयानों, सबूतों के आधार पर इस आरोप पत्र को तैयार किया गया है। ये बड़ी जानकारी। इसके पहले 22 मई को दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों के ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 30 हजारी कोर्ट में चार्जशीट को दायर किया था। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर फैसला किया। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है। ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए परिणाम समिति गठित होगी। स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक
मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया है। यह कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। इस फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान जगजीत सिंह धुरी ने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से अपील की है कि पंजाब बोर्ड अपना अलग पैमाना न बनाकर इसी फॉर्मूले पर बच्चों का रिजल्ट जारी करे। सीबीएसई ने जो फार्मूला दिता ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ 30% ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ +1 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ 30% ਵੇਟੇਜ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10th ਅਤੇ 10+ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 40% ਵੇਟੇਜ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो इस तरह करके जो 100% जी वेटेज कुल मिला के जो रिजल्ट बनना है वो 10th का भी मार्क्स शामिल होंगे, +1 के मार्क्स भी शामिल होंगे और 10+2 के मार्क्स भी शामिल। सो ये फार्मूला जारी होने के नाल काफ़ी संतुष्टि नज़र आ रही है और मैं बतौर प्रेजिडेंट फैडरेशन ਅਸੀਂ पूरी फैडरेशन वालों CBSE के इस फैसले का स्वागत करते हैं और नाल ही ये उम्मीद करते हैं भी इस फैसले के मुताबिक पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड भी आपकी रिजल्ट बनाने की नीति जारी करेगा और नाल ये भी उम्मीद करते हैं कि वह आपका कोई वक्रे तरह का होर पैमाना ना बनाते हुए इस फार्मूले। सीबीएसई की ओर से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर फॉर्मूला बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर 12वीं बोर्ड के नतीजे तय किए जाएंगे। सीबीएसई के इस फॉर्मूले पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं आपको। अभी इतने सारे सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए तो अच्छा ही होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करिए 30% की, वो काफ़ी ज़्यादा करिए क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है और वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं तो एक स्कूल भी जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज़्यादा है 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है उसको 40 करा है, आपने थोड़ा ज़्यादा कर सकते थे। तो हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक का आज आखिरी दिन है। बीते 2 दिन में पार्टी ने उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति बनाई है। उपचुनाव के लिए कमेटियां गठित कर ली गई है। आज आखिरी दिन भी कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टी नेताओं ने 1 साल की कार्य योजना तैयार की है। पौधारोपण से लेकर कई कार्यक्रम का प्लान तैयार किया गया है। इस संबंध में नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव तक हर बूथ पर पहुंचने का प्लान तैयार कर लिया है। योग दिवस पर 21 जून को कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी कार्य समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक 30 जुलाई को वर्चुअल ड्रॉप पर होगी और इसमें प्रदेश जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एमके स्टालिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बाबत चेन्नई से दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें उनकी पार्टी डीएमके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए का एक प्रमुख घटक है। तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत को दर्ज किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने क्या कुछ बोलते हैं, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि डीएमके और बीजेपी के मतभेद किसी से भी छिपे हुए नहीं। महाराष्ट्र के किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और उपभोक्ताओं से पूरी कीमत वसूली जा रही है। इस मसले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। दूध की समस्या को लेकर गत दिनों बीजेपी ने आंदोलन भी किया था। राज्य के डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने दूध उत्पादक किसानों के विविध संगठनों के साथ बैठक की थी, लेकिन यह बैठक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। अब आज इस मसले पर किसानों ने दूध आंदोलन की शुरुआत की। आज जगह जगह किसान प्रदर्शन करते नजर आए।
महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज 15 से 20 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये धमाका एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ है। धमाके के बाद दूर से ही धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। फिलहाल धमाके के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री हाईवे से 15 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर थी। फिलहाल आग बुझाने की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के अंदर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और उसकी वजह से कंपनी के अंदर रखे पटाखों में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग इतनी भयावह हो गई कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया। फिलहाल इस घटना में घायलों या फिर मृतकों की संख्या का कोई पता नहीं चल पाया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार को आज 600 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पूरी कैबिनेट के साथ पत्रकारों से बात की और भविष्य का रोड मैप पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा तेजी के साथ बढ़ने वाले प्रदेश में नंबर 1 है। हमारी रैंकिंग 10 अंक तक बढ़ी है। अब केरल से आगे निकलने का लक्ष्य है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सरकार के कृषि सिस्टम को समझें। उनके भले के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अगर वे सिस्टम को समझ गए तो कानूनों को भूल जाएंगे। कानूनों में किसानों की भलाई और आय बढ़ाने की बात है। जो चीजें नई हमने की हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक ऐसा कार्यक्रम कि किसान के हित में इसको हमने शुरू किया। किसान का खेत, उसने क्या बोया है, बोने के बाद कितनी उसकी फसल होगी, उसकी बिक्री ठीक से टाइम से हो जाए, कोई आपदा जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके नुकसान की भरपाई कंपनसेशन ठीक से मिल जाए और सरकार इसकी प्लानिंग भी बना सके। अगर आज आवश्यकता ऐसी होगी है कि कौन सी फसल कितनी बुआई कराई जाए, आवश्यकता के हिसाब से इसकी प्लानिंग की भी जरूरत। केंद्र सरकार की ओर से भी, प्रधानमंत्री की ओर से भी अनाउंस किया गया। 6,000 रुपये हमने भी अनाउंस किया कि उसकी जितनी भी स्कीमें हैं, जिसका प्रीमियम उसको देना होता है वो दे नहीं पाता है या देने की मंशा नहीं होती है, लेकिन लाभ बहुत होते हैं उन स्कीमों के। हमने कहा उन स्कीमों का प्रीमियम इस 6,000 रुपये में से हम देंगे। चाहे जीवन ज्योति योजना है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर सम्मान निधि है, किसान निधि सम्मान निधि है, लघु व्यापार सम्मान निधि है, श्रमजीवी सम्मान निधि है। तो इनके की थी, वो भी हमने पिछले टर्म में बनाई थी। इस बार फरीदाबाद FMDA बनाया और अभी पंचकुला PMDA हमने बनाया। आगे भी बड़े शहरों की ऐसी हमारी योजनाएं हैं, लेकिन ऐसी सारी हम योजनाएं बना रहे हैं। पंचकुला का एक समेकित विकास इसकी योजना बनी है और वो धीरे धीरे स्वरूप बना ले रही है। हम सोचते हैं कि पंचकुला को भी मोहाली के बराबर इस शहर को लेकर के आए, ताकि मोहाली हमारे से आगे है, मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने गुरुग्राम पर जोर लगाया, पंजाब ने मोहाली पर जोर लगाया, लेकिन अब गुरुग्राम और मोहाली हम एक साइड में छोड़ता हूं, उसके आगे पंचकुला को आगे बढ़ाएंगे तो उस कंपटीशन में भी हम आगे। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं।
यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। एंटीलिया केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है मुंबई से। एंटीलिया केस में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास पर छापेमारी भी की गई है। वाजे के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप है प्रदीप शर्मा पर। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। एंटीलिया केस में एनआईए ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद उनकी ये गिरफ्तारी हुई। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके आवास पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। यहां मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से लंबी पूछताछ हुई है। उनके ऊपर वाजे के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटीलिया केस में ये पूरी कार्रवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। तो प्रदीप शर्मा काफी समय से एनआईए के रडार पर थे, लेकिन इस मामले में एनआईए के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे। और अब आपको यहां पर जानकारी दे दें कि प्रदीप शर्मा शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। ये बड़ी जानकारी। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने हिरासत में लिया है और घर पर उनसे पूछताछ की गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੁਹਿੰਮ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਯੂਥ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 50 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਹੈ। ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਕੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਅਫਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਗਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣ ਨੂੰ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੀ ਸੁਸ਼ਮਾ ਮੋਦਗਿਲ ਨਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। मेरी लोगों से एक ही अपील है कि वैक्सीन जो है वो एक हमारा अधिकार है और इस अधिकार से हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हमें ज़रूर लगवानी चाहिए क्योंकि इसी से हमारे यहाँ जो है बचाव है और बचाव में ही दूसरों का बचाव है। फर्स्टली हम जब खुद का बचाव करते हैं तभी हम अपनी फैमिली का बचाव करते हैं और दूसरों के साथ जब हम मिलते हैं तो शायद इसमें दूसरे पर्सन को भी हम सेफ रखते हैं। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਦੋਨੋਂ ਡੋਜ਼ ਲਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਫ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कोरोना वैक्सीनेशन का काम देश में लगातार चल रहा है, लेकिन वैक्सीन के मसले पर राजनीति भी तेज हो रही है। बीते दिन कांग्रेस के एक नेता द्वारा भारत बायोटेक की कोवैक्सीन पर सवाल खड़े किए गए थे, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी के संबित पात्रा ने कांग्रेस से सवाल किया था कि क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी ने वैक्सीन लगवाई है। अब कांग्रेस द्वारा इसका जवाब दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले ली हैं। हालांकि अभी राहुल गांधी वैक्सीन नहीं लगवा पाए हैं। दरअसल राहुल गांधी अप्रैल महीने में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में जब तक 3 महीने का वक्त पूरा नहीं होता है तो राहुल गांधी वैक्सीन नहीं ले सकते। कांग्रेस नेता का कहना है कि राहुल गांधी के वैक्सीन लेने में सिर्फ इसी कारण से देरी हुई है। बुंदेलखंड के बक्सवाहा में हीरा खनन के लिए जंगल को काटे जाने की चल रही प्रक्रिया के विरोध का दौर अभी भी जारी है। जंगल को बचाने संत समाज भी आगे आने लगा है। चित्रकूट प्रमुख द्वार के महंत स्वामी मदन गोपाल दास ने बक्सवाहा के बमहूरी गांव में पर्यावरण चौपाल लगाई और वृक्ष कटाई को रोकने पर जोर दिया। साथ ही वृक्षों से लिपट कर उन्हें बचाने का संकल्प लिया। बमहूरी में लगाई गई चौपाल में महंत स्वामी मदन गोपाल दास ने कहा कि वर्तमान समय में कोविड-19 के दौरान पेड़ का महत्व समझ में आ गया है, इसलिए जरूरी है कि बक्सवाहा के जंगल को बचाया जाए। इस संभावित कटाई को हर हाल में रोकना होगा। इस लड़ाई में जब तक स्थानीय निवासी आगे नहीं आएंगे तब तक यह लड़ाई अधूरी ही मानी जाएगी। पर्यावरण प्रेमी रामबाबू तिवारी ने कहा कि यह पर्यावरण बचाओ अभियान लगातार गांव स्तर पर चलाया जाएगा। बक्सवाहा के जंगल की कटाई स्थानीय मुद्दा नहीं है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है। इसमें स्थानीय लोगों के साथ ही राष्ट्रीय स्तर के सभी पर्यावरण प्रेमी जनमानस को आगे आना होगा, तभी सरकार बैकफुट में जाएगी। जिस प्रकार सोशल मीडिया के माध्यम से इस लड़ाई को एक गति दी गई, इसी कारण से गांव-गांव में पर्यावरण बचाने को लेकर अन्नदान मुहिम चलाई जाएगी। शिवसेना नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि महाविकास अघाड़ी में एक दोस्त राज्य कांग्रेस प्रमुख नाना पटोले ने कहा है कि वे अकेले चुनाव लड़ेंगे। वे सरकार का हिस्सा होंगे मगर अकेले चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, बची हुई दोनों पार्टियां भी सोचेंगे कि भविष्य में वे साथ में आखिर क्या करेंगे। उनके इस बयान पर कांग्रेस नेता राशिद अलवी ने प्रतिक्रिया दी। हर राजनीतिक दल को यह हक हासिल है कि वो किसी भी प्रांत में अलायंस के साथ चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े। महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अगर फैसला किया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी तो ये उसका हक है। शिवसेना को भी इतना ही हक हासिल है कि वो चाहे अलायंस के साथ लड़े या अकेले लड़े। लेकिन शिवसेना को ये हक नहीं है कि जब तक महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस के साथ अलायंस चल रहा है तब तक कांग्रेस की किसी भी तरीके से कोई मुखालफत करे। महाराष्ट्र में बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर से शिवसेना पर हमला किया है। किरीट सोमैया ने कहा कि शिवसेना में इतना ही दम है तो फिर चुनावों में अकेले क्यों नहीं लड़े। इतना ही नहीं, किरीट सोमैया ने शिवसेना पर घोटाले करने के आरोप भी लगाए। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। भैया ये तीनों आए हैं सत्ता के लिए, वास्तव में पैसे के लिए। तीनों पैसे बटोर रहे हैं और एक के बाद एक घोटाला जैसे आगे आ रहा है। मुझे नहीं लगता है इसमें तो कोई भी सत्ता छोड़ेगा। बैंक में पैसे जमा हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं। ये सिर्फ इनका उद्धव ठाकरे में हिम्मत थी तो क्यों लोकसभा विधानसभा चुनाव अकेले नहीं लड़े 2019 का। नौटंकी की बात है। मनसुख हिरन की हत्या ये उद्धव ठाकरे की माफिया सेना ने की है। सचिन वाजे ये शिवसेना का प्रवक्ता, प्रदीप शर्मा ये शिवसेना का उम्मीदवार, शिवसेना का उपनेता
और इनको मनसुख हिरन की हत्या करने के लिए जो प्राडो कार दी थी वो अनिल परब के ग्रुप ने दी थी। अनिल परब के पार्टनर सदानंद कदम और उसके पार्टनर विजय कुमार भोसले, और ये सब सलामी करते हैं उद्धव ठाकरे जी को, उद्धव ठाकरे की माफिया सेना। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। यहां वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANV एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANV न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। इस पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पहले के जो आईसीएमआर के संकेत थे या हमारे वैज्ञानिक या विशेषज्ञ संकेत जो तीसरे लहर के बारे में बोला जा रहा था, तभी हम लोग ने पूरे प्रदेश में पीडियाट्रिक आईसीयू, मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पीडियाट्रिक आईसीयू और उससे संबंधित संसाधन, उपकरण और डॉक्टर्स की तैयारी हमने पिछले 1.5-2 महीना पहले ही प्रारंभ कर दिया था और इसको हमने 20 जून तक का एक तारीख दिया, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मेडिकल कॉलेज में 100 पीडियाट्रिक आईसीयू, जिला अस्पताल में लगभग 50 का आईसीयू का और छोटे सीएचसीज में, चिन्हित सीएचसीज में 5 से 7 आईसीयू का तैयारी को लेके ये 20 जून तक प्रतिदिन इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री की बैठकों में भी होती है और हमारे वरिष्ठ और मंत्री सुरेश खन्ना जी भी इसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर से सभी अंतर विभागीय को जोड़ते हुए कर भी रहे हैं। डीआरडीओ का जो भी दवा उन्होंने विकसित किया है अपने रिसर्च लैब में, ये पिछले 2-3 महीना पहले से ही हम लोग सुन रहे हैं कि इसको शायद अप्रूवल भी मिल चुका है आईसीएमआर के माध्यम से कि कोविड के ट्रीटमेंट में काफ़ी कारगर माना जा रहा है। तो मार्केट में न आने के लिए, न आने पाए के लिए अभी तक हम लोग को इसकी उपलब्धि नहीं मिल रही है। जैसे ही मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गाइडलाइन में आ चुका है, तो इसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के कंट्रोल के लिए अगर ये माना जा रहा है और इसको इसका प्रमाणित कर दिया गया है आईसीएमआर और हमारे हेल्थ एजेंसियों के द्वारा, तो हम तो उसको ले लेंगे और लेके फिर उसका इस्तेमाल कर लेंगे कोरोना के पेशेंट में जहाँ जहाँ आए। अब इसमें आज सभी अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर निकला भी है, ट्विटर के विषय पर भी निकला है, जो हमारे आदरणीय मंत्री जी रविशंकर जी ने अपना पूरा बयान भी उसमें दिया है और पिछले कई दिनों से उनका बयान आ रहा है कि इसमें इस तरह के गलत तरह के जो ये फोटोग्राफ्स और इस तरह की घटनाएं हैं,
जिससे आपसी विवाद बढ़ता है, धार्मिक उन्माद फैलता है, इस सब चीज़ को तत्काल उसको उस कंटेंट को हटा देना चाहिए। इस पर एक विवाद भी चल रहा है और काफ़ी निर्देश भारत सरकार ने भी ट्विटर की कंपनी को दिया भी है। मगर एक बार ये भी देखा जाता है कि इस तरह की घटना चुनाव के जस्ट पहले, मुझे याद है कि 2019 के चुनाव के पहले भी इस तरह की घटनाएं तमाम दिखाई जा रही थी। अलग अलग तरह का एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए कुछ इंटरेस्टेड पार्टियों के द्वारा इस तरह का एक प्रभाव बढ़ाने के लिए इस तरह के कुछ घटनाएं को दिखाया जा रहा था अलग अलग सोशल मीडिया पर। तो ये पूरी तरह गलत भी है और आज तो पेपर में निकला भी है कि किस तरह का इसका विवाद था, किनसे विवाद था और किस प्रकार से इसको देखा गया। और जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जीरो टॉलरेंस में किसी भी इस तरह का मुद्दा को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी में विरासत की जंग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। चाचा भतीजा की लड़ाई सड़क पर आ गई है। बुधवार को पटना से लेकर दिल्ली तक पारस चिराग के समर्थकों ने हंगामा बरपा रखा है। इस पर सांसद चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मन में आज जो है बैठ के सब लोग डिसाइड कर लेंगे, फैसला हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी का नेतृत्व किसको दिया जाए जिससे पार्टी मजबूत हो गई। लेकिन चिराग पासवान ने तो कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है। चिराग पासवान ने तो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है। आप लोगों ने सभी को निलंबित कर दिया। अब मन में फुलाओ फुलते हम कहें प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ऐसा बात करते हैं। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको ऐसा नहीं ऐसा लग रहा है, क्या मतलब दिख रहा है जैसा लोगों से बात हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के हित में और हम लोगों का सोच जो है, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को आत्मा को शांति कैसे मिले। उनका आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब उनके विचारधारा के साथ हम पार्टी को लेकर चलेंगे। उनकी इच्छा थी हमेशा से कि बिहार में कैसे विकास हो, देश में कैसे विकास हो। उन्होंने कहा था कि देश का विकास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा और बिहार का विकासशील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए हमें एनडीए गठबंधन में रहना चाहिए और एनडीए गठबंधन में रहकर बिहार की जनता का सेवा करना। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੇ ਵਸਿਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਲਰਟ ਮੋਡ ਤੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਗੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 15000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 3000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਗੱਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ 10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆ ਕਾਫੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, तो उस नाल साडा जिहड़ा मेन जिहड़ा यतन है कि जिन्नी जल्दी डिटेक्शन हो सके उन्ना वधिया तरीके नाल असीं ट्रीटमेंट मुहैया करवा सकते हैं। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने कोरोना महामारी की शुरुआत तो ही पूरे पंजाब विच वख-वख टीमां दा गठन कीता सी, जो शहर तो लैके पिंडां तक सैंपलिंग दे काम विच रुझीआं होईआं ने। इस तो इलावा पंजाब सरकार ने पिंडां लई कोरोना मुक्त मुहिम भी शुरू कीती है। कोरोना पिंड मुक्त अभियान ते उस च भी इन्हां ने जिहड़े साडे करीब 100 दे करीब हैल्थ वैलनेस सेंटर ने पूरे जिले विच, वो सारे 100 दे 100 हैल्थ 94 है आई एम नॉट श्योर, ते उन्हां सारियां जगहावां ते कोविड टेस्टिंग स्टार्ट कर दी गई है जी। जिक्रयोग है कि पंजाब दी कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने शुरू तो ही इस वायरस दे प्रकोप नूं समझिया ते इस नूं ज्यादा फैलण नहीं दिता, क्योंकि सरकार अपना फर्ज समझदी है। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगबानी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोरखपुर दौरे पर हैं और इसी कड़ी में आज प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने नगर निगम में बनाए गए पीएम स्वनिधि के अंतर्गत रेहड़ी पटरी वालों के लिए वैक्सीनेशन सेंटर का निरीक्षण किया और 20 कूड़ा गाड़ियों को रवाना कर हाल ही में बने निगम भवन का निरीक्षण किया। इस दौरान महापौर सीताराम जायसवाल भी साथ में मौजूद थी। उससे पहले सुबह गोरखनाथ मंदिर में लगे जनता दरबार में काफी लोग उमड़े। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी समस्याएं सुनने के साथ ही प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को कार्रवाई का निर्देश भी दिया। सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड की 12वीं की मार्कशीट तैयार करने को लेकर बनी 13 सदस्यीय समिति ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया। सुप्रीम कोर्ट में सीबीएसई ने कहा कि परिणाम समिति ने परीक्षा की विश्वसनीयता के आधार पर वेटेज पर फैसला किया। सीबीएसई ने कहा कि 10वीं के 5 विषय में से 3 विषय के सबसे अच्छे मार्क को लिया जाएगा। इसी तरह 11वीं के 5 विषयों का एवरेज लिया जाएगा और 12वीं के प्री बोर्ड एग्जाम और प्रैक्टिकल का नंबर लिया जाएगा। 10वीं के नंबर का 30%, 11वीं के नंबर का 30% और 12वीं के नंबर के 40% के आधार पर नतीजे आएंगे और नतीजे 31 जुलाई तक घोषित कर दिए जाएंगे। स्कूलों की नीति प्री बोर्ड में ज्यादा अंक देने की है। ऐसे में सीबीएसई के हजारों स्कूलों में से प्रत्येक के लिए परिणाम समिति गठित होगी। स्कूल के 2 वरिष्ठतम शिक्षक और पड़ोसी स्कूल के शिक्षक मॉडरेशन कमेटी के रूप में कार्य करेंगे, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि स्कूल ने अंकों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया है। यह कमेटी छात्रों के पिछले 3 वर्षों के प्रदर्शन को आंकेगी। इस फैसले का प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रधान जगजीत सिंह धुरी ने स्वागत किया। साथ ही उन्होंने पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड से अपील की है कि पंजाब बोर्ड अपना अलग पैमाना न बनाकर इसी फॉर्मूले पर बच्चों का रिजल्ट जारी करे। सीबीएसई ने जो फार्मूला दिता ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 10ਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਪੀਅਰ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ 30% ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ +1 ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸੀਗਾ 30% ਵੇਟੇਜ ਉਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਥਿਊਰੀ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ 10th ਅਤੇ 10+ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 40% ਵੇਟੇਜ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਊਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਲਾਸ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। तो इस तरह करके जो 100% जी वेटेज कुल मिला के जो रिजल्ट बनना है वो 10th का भी मार्क्स शामिल होंगे, +1 के मार्क्स भी शामिल होंगे और 10+2 के मार्क्स भी शामिल। सो ये फार्मूला जारी होने के नाल काफ़ी संतुष्टि नज़र आ रही है और मैं बतौर प्रेजिडेंट फैडरेशन
ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ CBSE ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੀ ਆਪਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਦਾ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੈਮਾਨਾ ਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸੇ ਫਾਰਮੂਲੇ CBSE की ओर से 12वीं बोर्ड के रिजल्ट को लेकर फॉर्मूला बता दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में दिए गए जवाब के मुताबिक 10वीं, 11वीं और 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाओं के आधार पर 12वीं बोर्ड के नतीजे तय किए जाएंगे। CBSE के इस फॉर्मूले पर बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है वो सुनाते हैं आपको। अभी इतने सारे सब लोग बैठे हैं, सब लोगों ने डिसीजन लिया है बच्चों के लिए, तो अच्छा ही होगा। लेकिन एज अ स्टूडेंट अगर मैं बताऊं तो जो 11th की हमारी परसेंटेज डिसाइड करी है 30% की, वो काफी ज्यादा करी है, क्योंकि जब बच्चा 10th का बोर्ड क्रैक करके आता है तो वो थोड़ा रिलैक्स होता है, वो मतलब पढ़ाई का इतना प्रेशर वगैरह नहीं होता। और स्कूल में भी उसे पेपर देने होते हैं तो एक स्कूल भी जो होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं, तो इस वजह से जो 11th की जो हमारी परसेंटेज डिसाइड हुई है वो थोड़ी ज्यादा है 30%। बेशक आप 10th की बढ़ा सकते हैं या फिर हमने 12th में पूरे साल थ्रू आउट ईयर हमने इतनी मेहनत करी है उसको 40 करा है, आपने थोड़ा ज्यादा कर सकते थे। तो हिमाचल प्रदेश भाजपा कार्य समिति बैठक का आज आखिरी दिन है। बीते 2 दिन में पार्टी ने उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2022 के लिए रणनीति बनाई है। उपचुनाव के लिए कमेटियां गठित कर ली गई है। आज आखिरी दिन भी कई अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। पार्टी नेताओं ने 1 साल की कार्य योजना तैयार की है। पौधारोपण से लेकर कई कार्यक्रम का प्लान तैयार किया गया है। इस संबंध में नेताओं को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। बीजेपी ने 2022 विधानसभा चुनाव तक हर बूथ पर पहुंचने का प्लान तैयार कर लिया है। योग दिवस पर 21 जून को कार्यक्रमों की शुरुआत कर दी जाएगी। इसके अलावा बीजेपी कार्य समिति की प्रदेश स्तरीय बैठक 30 जुलाई को वर्चुअल ड्रॉप पर होगी और इसमें प्रदेश जिला और मंडल स्तर के पदाधिकारी शामिल होंगे। उधर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन नई दिल्ली पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि एमके स्टालिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बाबत चेन्नई से दिल्ली पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली नई दिल्ली यात्रा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कल वो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें उनकी पार्टी डीएमके संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए का एक प्रमुख घटक है। तमिलनाडु में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में दोनों पार्टियों ने मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीत को दर्ज किया। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत को लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री मीडिया के सामने क्या कुछ बोलते हैं, इस पर सबकी नजर है, क्योंकि डीएमके और बीजेपी के मतभेद किसी से भी छिपे हुए नहीं। महाराष्ट्र के किसानों को दूध का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है और उपभोक्ताओं से पूरी कीमत वसूली जा रही है। इस मसले को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गरमाई हुई है। दूध की समस्या को लेकर गत दिनों बीजेपी ने आंदोलन भी किया था। राज्य के डेयरी विकास मंत्री सुनील केदार ने दूध उत्पादक किसानों के विविध संगठनों के साथ बैठक की थी, लेकिन यह बैठक किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच सकी। अब आज इस मसले पर किसानों ने दूध आंदोलन की शुरुआत की। आज जगह जगह किसान प्रदर्शन करते नजर आए। महाराष्ट्र के पालघर जिले के डहाणू में एक फैक्ट्री में भीषण धमाका हुआ है। धमाका इतना जोरदार था कि उसकी गूंज 15 से 20 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। प्राथमिक जानकारी के मुताबिक ये धमाका एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में हुआ है। धमाके के बाद दूर से ही धुएं का गुबार आसमान की ओर उठता दिखाई दिया। फिलहाल धमाके के पीछे की वजह का पता नहीं चल पाया है। बताया जा रहा है कि यह फैक्ट्री हाईवे से 15 किलोमीटर दूर जंगल के अंदर थी। फिलहाल आग बुझाने की गाड़ी घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी के अंदर वेल्डिंग का काम किया जा रहा था और उसकी वजह से कंपनी के अंदर रखे पटाखों में आग लग गई और देखते ही देखते ये आग इतनी भयावह हो गई कि उसे काबू करना मुश्किल हो गया। फिलहाल इस घटना में घायलों या फिर मृतकों की संख्या का कोई पता नहीं चल पाया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार को आज 600 दिन पूरे हो गए हैं। इस दौरान चंडीगढ़ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, गृह मंत्री अनिल विज, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, कृषि मंत्री जेपी दलाल समेत पूरी कैबिनेट के साथ पत्रकारों से बात की और भविष्य का रोड मैप पेश किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा तेजी के साथ बढ़ने वाले प्रदेश में नंबर 1 है। हमारी रैंकिंग 10 अंक तक बढ़ी है। अब केरल से आगे निकलने का लक्ष्य है। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी नसीहत दी। उन्होंने कहा कि वे हरियाणा सरकार के कृषि सिस्टम को समझें। उनके भले के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। अगर वे सिस्टम को समझ गए तो कानूनों को भूल जाएंगे। कानूनों में किसानों की भलाई और आय बढ़ाने की बात है। जो चीजें नई हमने की हैं, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, एक ऐसा कार्यक्रम कि किसान के हित में इसको हमने शुरू किया। किसान का खेत, उसने क्या बोया है, बोने के बाद कितनी उसकी फसल होगी, उसकी बिक्री ठीक से टाइम से हो जाए, कोई आपदा आ जाए, उसका नुकसान हो जाए, उसके नुकसान की भरपाई कंपनसेशन ठीक से मिल जाए और सरकार इसकी प्लानिंग भी बना सके। अगर आज आवश्यकता ऐसी होगी है कि कौन सी फसल कितनी बुआई कराई जाए, आवश्यकता के हिसाब से इसकी प्लानिंग की भी जरूरत। केंद्र सरकार की ओर से भी, प्रधानमंत्री की ओर से भी अनाउंस किया गया। 6,000 रुपये हमने भी अनाउंस किया कि उसकी जितनी भी स्कीमें हैं, जिसका प्रीमियम उसको देना होता है वो दे नहीं पाता है या देने की मंशा नहीं होती है, लेकिन लाभ बहुत होते हैं उन स्कीमों के। हमने कहा उन स्कीमों का प्रीमियम इस 6,000 रुपये में से हम देंगे। चाहे जीवन ज्योति योजना है, चाहे प्रधानमंत्री सड़क सुरक्षा बीमा योजना है, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर सम्मान निधि है, किसान निधि, किसान सम्मान निधि है, लघु व्यापारी सम्मान निधि है, श्रमजीवी सम्मान निधि है। तो इनके की थी वो भी हमने पिछले टर्म में बनाई थी। इस बार फरीदाबाद FMDA बनाया और अभी पंचकुला PMDA हमने बनाया। आगे भी बड़े शहरों की ऐसी हमारी योजनाएं हैं, लेकिन ऐसी सारी हम योजनाएं बना रहे हैं। पंचकुला का एक समेकित विकास इसकी योजना बनी है और वो धीरे धीरे स्वरूप बना ले रही है। हम सोचते हैं कि पंचकुला को भी मोहाली के बराबर इस शहर को लेकर के आए, ताकि मोहाली हमारे से आगे है, मानने में हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने गुरुग्राम पर जोर लगाया, पंजाब ने मोहाली पर जोर लगाया, लेकिन अब गुरुग्राम और मोहाली हम एक साइड में छोड़ता हूं, उसके आगे पंचकुला को आगे बढ़ाएंगे तो उस कंपटीशन में भी हम आगे। खबर दोपहर में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ANB एक्सप्रेस न्यूज ऑन व्हील्स टाटा स्काई, एयरटेल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, जियो टीवी, गूगल प्ले, यूट्यूब और ऐप स्टोर पर रात 9 बजे ANB न्यूज पर आ रही है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी और अहम खबर से आपको रूबरू करवा देते हैं। एंटीलिया केस से जुड़ी ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है मुंबई से। एंटीलिया केस में NIA की बड़ी कार्रवाई, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार किया गया है। उनके आवास पर छापेमारी भी की गई है। वाजे के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप है प्रदीप शर्मा पर। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुश्किल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा। एंटीलिया केस में NIA ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। लंबी पूछताछ के बाद उनकी ये गिरफ्तारी हुई। साथ ही ये भी जानकारी मिल रही है कि उनके आवास पर भी छापेमार कार्रवाई की गई है। यहां मुंबई पुलिस के पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा से लंबी पूछताछ हुई है। उनके ऊपर वाजे के साथ साजिश में शामिल होने का आरोप लगा। कई घंटों की पूछताछ के बाद प्रदीप शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। एंटीलिया केस में ये पूरी कार्रवाई हुई। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से। तो प्रदीप शर्मा काफी समय से NIA के रडार पर थे, लेकिन इस मामले में NIA के पास प्रदीप शर्मा के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं थे
और अब आपको यहां पर जानकारी दे दें कि प्रदीप शर्मा शिवसेना के टिकट पर चुनाव भी लड़ चुके थे। ये बड़ी जानकारी। पूर्व एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रदीप शर्मा को एनआईए ने हिरासत में लिया है और घर पर उनसे पूछताछ की गई। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच कोरोना के डेल्टा वेरिएंट के बाद अब डेल्टा प्लस ने चिंता बढ़ा दी है। इस पर उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। पहले के जो आईसीएमआर के संकेत थे या हमारे वैज्ञानिक या विशेषज्ञ संकेत जो तीसरे लहर के बारे में बोला जा रहा था, तभी हम लोग ने पूरे प्रदेश में पीडियाट्रिक आईसीयू, मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार पीडियाट्रिक आईसीयू और उससे संबंधित संसाधन, उपकरण और डॉक्टर्स की तैयारी हमने पिछले 1.5-2 महीना पहले ही प्रारंभ कर दिया था और इसको हमने 20 जून तक का एक तारीख दिया, जिसको हम प्रयास कर रहे हैं कि ये जो मेडिकल कॉलेज में 100 पीडियाट्रिक आईसीयू, जिला अस्पताल में लगभग 50 का आईसीयू का और छोटे सीएचसीज में, चिन्हित सीएचसीज में 5 से 7 आईसीयू का तैयारी को लेके ये 20 जून तक प्रतिदिन इसकी समीक्षा मुख्यमंत्री की बैठकों में भी होती है और हमारे वरिष्ठ और मंत्री सुरेश खन्ना जी भी इसकी मॉनिटरिंग अपने स्तर से सभी अंतर विभागियों को जोड़ते हुए कर भी रहे हैं। डीआरडीओ का जो भी दवा उन्होंने विकसित किया है अपने रिसर्च लैब में, ये पिछले 2-3 महीना पहले से ही हम लोग सुन रहे हैं कि इसको शायद अप्रूवल भी मिल चुका है आईसीएमआर के माध्यम से कि कोविड के ट्रीटमेंट में काफ़ी कारगर माना जा रहा है। तो मार्केट में न आने आने पाए के लिए अभी तक हम लोग को इसकी उपलब्धि नहीं मिल रही है। जैसे ही मार्केट में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी गाइडलाइन में आ चुका है, तो इसमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। कोविड के कंट्रोल के लिए अगर ये माना जा रहा है और इसको इसका प्रमाणित कर दिया गया है आईसीएमआर और हमारे हेल्थ एजेंसियों के द्वारा, तो हम तो उसको ले लेंगे और लेके फिर उसका इस्तेमाल कर लेंगे कोरोना के पेशेंट में जहाँ जहाँ आए। अब इसमें आज सभी अखबारों में मुख्य पृष्ठ पर निकला भी है, ट्विटर के विषय पर भी निकला है, जो हमारे आदरणीय मंत्री जी रविशंकर जी ने अपना पूरा बयान भी उसमें दिया है और पिछले कई दिनों से उनका बयान आ रहा है कि इसमें इस तरह के गलत तरह के जो ये फोटोग्राफ्स और इस तरह की घटनाएं हैं जिससे आपसी विवाद बढ़ता है, धार्मिक उन्माद फैलता है, इस सब चीज़ को तत्काल उसको उस कंटेंट को हटा देना चाहिए। इस पर एक विवाद भी चल रहा है और काफ़ी निर्देश भारत सरकार ने भी ट्विटर के कंपनी को दिया भी है। मगर एक बार ये भी देखा जाता है कि इस तरह की घटना चुनाव के जस्ट पहले, मुझे याद है कि 2019 के चुनाव के पहले भी इस तरह की घटनाएं तमाम दिखाई जा रही थी। अलग अलग तरह का एक सांप्रदायिक रंग देने के लिए कुछ इंटरेस्टेड पार्टियों के द्वारा इस तरह का एक प्रभाव बढ़ाने के लिए इस तरह के कुछ घटनाएं को दिखाया जा रहा था अलग अलग सोशल मीडिया पर। तो ये पूरी तरह गलत भी है और आज तो पेपर में निकला भी है कि किस तरह का इसका विवाद था, किनसे विवाद था और किस प्रकार से इसको देखा गया। और जो भी इसमें जुड़े हुए लोग हैं, हमारे मुख्यमंत्री के निर्देश अनुसार जीरो टॉलरेंस में किसी भी इस तरह का मुद्दा को कहीं बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें गलत पाया जाएगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी में विरासत की जंग अब और भी ज्यादा तेज हो गई है। चाचा भतीजा की लड़ाई सड़क पर आ गई है। बुधवार को पटना से लेकर दिल्ली तक पारस चिराग के समर्थकों ने हंगामा बरपा रखा है। इस पर सांसद चंदन सिंह ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। मन में आज जो है बैठ के सब लोग डिसाइड कर लेंगे, फैसला हो जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष
और पार्टी कैंडिडेट किसको दिया जाए जिससे पार्टी मजबूत होगी। लेकिन चिराग पासवान ने तो कहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है। लेकिन चिराग पासवान ने तो कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष वो है। आप लोगों ने सभी को निलंबित कर दिया पार्टी से। अब मन में पुलाव फिर से हम कहें प्रधानमंत्री हैं तो प्रधानमंत्री हो जाएंगे, ऐसा बात करते हैं। तो क्या लगता है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आज कौन बनेगा? राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको ऐसा नहीं ऐसा लग रहा है, क्या मतलब रहा है जैसा लोगों से बात हुआ है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और पार्टी के हित में और हम लोगों का सोच जो है, हम लोगों के गार्जियन आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को आत्मा को शांति कैसे मिले, उनका आत्मा को शांति तभी मिलेगा जब उनके विचारधारा के साथ हम पार्टी को लेकर चलेंगे। उनकी इच्छा थी हमेशा से कि बिहार में कैसे विकास हो, देश में कैसे विकास हो। उन्होंने कहा था कि देश का विकास यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा और बिहार का विकासशील मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में होगा। इसलिए हमें एनडीए गठबंधन में रहना चाहिए और एनडीए गठबंधन में रहकर बिहार की जनता का सेवा करना। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए एएनबी न्यूज।